नाज़रीन आदाब, एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है आपके चैनल जहान मन में। आजकल हम बात कर रहे हैं मोहतरमा शादाब कमर साहिबा की। मोहतरमा शादाब कमर साहिबा का बचपन इतना दिलचस्प गुजरा कि मुझे तो उसको सुन के ही मज़ा आ गया। जब उन्होंने ये ज़िंदगी जी होगी तो कितना लुत्फ़ आया होगा उन्हें। देखिए, बचपन की खट्टी मीठी यादें और बचपन की हंसी बातें ज़िंदगी भर याद रह जाती हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि बचपन के बाद जब वो लड़कपन के दौर में पहुंची और जब उन फवाने शबाब के दौर में वो थीं, तो उस वक्त उनकी तालीम का सिलसिला क्या रहा और उस वक्त उनके एहसास और जज्बात क्या थे। अस्सलाम वालेकुम शादाब साहबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बचपन तो माशाल्लाह आपका इतना अच्छा गुजरा और इतनी मस्ती भरी यादें हैं उसकी कि जब आप बयान कर रही थी तो मैं बहुत महसूस हो रही थी। अब आप ये बताएं कि जब आपने वहाँ से स्कूलिंग कर ली और आगे तालीम के सिलसिले के लिए आपके क्या बंदोबस्त किया गया? मेरे बड़े भाई और भाभी अलीगढ़ में रहा करते थे, माशाल्लाह। तो उन्हीं के पास मेरे सब बहन भाइयों ने तालीम हासिल की। मैं भी फिर वहाँ पीयूसी के लिए अलीगढ़ ही चली गई और मैंने अलीगढ़ अब्दुल्ला। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब मैं तो समझती हूँ कि अक्सर व बेशतर लड़कियों का यह ख्वाब होता है कि अलीगढ़ में वो जाएं, वहाँ तालीम हासिल करें और वहाँ के हॉस्टल में रहें। क्योंकि मुझे भी कुछ वक्त मिला वहाँ रहने का, तो मैंने देखा वहाँ जो हॉस्टल की ज़िंदगी है माशाल्लाह कितनी फ़ाल ज़िंदगी है, कितनी पुरलुत्फ़ ज़िंदगी है, कितनी रंगीनियाँ हैं वहाँ पे, कितनी अपनाइयत है वहाँ पे। जो रूममेट्स होते हैं वो बिल्कुल बहनों से बढ़ के हो जाती हैं। तो आप बताएं वहाँ के अब्दुल्ला हॉल की कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। अब्दुल्ला हॉल में जब मैं जाया करती थी तो मेरी एक सीनियर थी शीरीन शाहीन, जो मुंगेर की थी। उनके रूम में अक्सर मैं जाके बैठा करती थी और वो कभी मैगी बनाती थी, कभी कुछ, मतलब वो मेरी बहुत ज़्यादा खातिर करती थी जब भी मैं हॉस्टल में उनके पास जाती थी। बहुत अच्छी माशाल्लाह। और चाय भी तो पिलाती होंगी, चाय तो मशहूर है वहाँ की। अलीगढ़ की चाय तो अलीगढ़ ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लगता था, वहाँ का माहौल ही अलग होता था। अब्दुल्ला में एंटर होते ही कुछ अलग सा लुत्फ़ आता है जी। तो उसके बाद जब आपने वहाँ से पीयूसी कर लिया तो फिर ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से की और फर्स्ट ईयर ही मेरा था। जो मेरे फादर को लगा कि उन्हें थोड़ा सा कुछ, किसी डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आपको पेट की प्रॉब्लम है, तो उन्हें ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बेटी की शादी किए बगैर ही इस दुनिया से चला जाऊं, जबकि वो शायद गलत था, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने मेरी शादी के लिए जल्दी जल्दी शुरू कर दी और मेरा फर्स्ट ईयर ही था ग्रेजुएशन का, जो लड़का ढूंढ लिया गया और शादी कर दी। तो क्या आपकी शादी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज? अरेंज। उस वक्त तो ये सोचना भी अलग सा लगता था, कुछ सोचा भी नहीं जाता था कि लव मैरिज है, और वो इतना टाइम भी नहीं मिला जो अरेंज लव मैरिज का होता। और तो सबसे बड़ी बात क्या थी ना कि उस ज़माने में जिन लड़कियों को इजाज़त दी जाती थी बाहर जाके पढ़ने की, तो उनसे सबसे पहले यही कहा जाता था जी कि आपको हम इस भरोसे पे भेज रहे हैं कि आप कभी हमारे ख़ानदान का नाक नहीं कटाएंगी, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे हमारी बेइज्जती हो। तो हर वक्त हम लोग के ध्यान में यही होता था कि कुछ ऐसा नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना है। तो बहरहाल आपकी शादी हो गई और अलीगढ़ में ही आपकी शादी हुई? नहीं, मेरी शादी गुन्नौर बारात गई थी और दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली में मेरे हस्बैंड एमसीडी में ट्रांसलेटर की जॉब करते थे उस वक्त। माशाल्लाह। तो आप फिर अलीगढ़ से आपका सफ़र दिल्ली का शुरू हुआ जी। तो जब आप दिल्ली आ गई तो इसका मतलब ये है कि तालीमी सिलसिला आपका मुनक़ता हो गया? नहीं, मेरे शौहर का ये था कि आप जितनी भी तालीम हासिल करना चाहें आप, उन्होंने कभी कोई रुकावट नहीं पैदा की, बल्कि हमेशा साथ रहे और उसमें बहुत हेल्प की उन्होंने मुझे। तो फिर आपने शादी के बाद अपना ग्रेजुएशन पूरा किया? मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद मैंने साइड में ये नेचुरोपैथी का, उसका आयुर्वेदिक का, ब्यूटिशियन का, सिलाई कढ़ाई, जो भी डिप्लोमा मैं करना चाहती थी या कोई भी मैंने ट्रेनिंग की कुछ भी, तो उसमें मेरे शौहर का पूरा ताउन मेरे साथ था। तो आप इतनी सारी चीज़ें साथ साथ करती गई, ग्रेजुएशन भी कर रही हैं और फिर नेचुरोपैथी भी कर रही हो, तो बिल्कुल ही अलग फील्ड है। और उसके साथ बस ये शौक था मेरा कि कुछ खाली टाइम इधर उधर लगाने से अच्छा ये है कि कुछ ना कुछ करते रहिए। माशाल्लाह। तो उसका कभी आपको इस्तेमाल हुआ, जैसे आपका नेचुरोपैथी का इस्तेमाल? मैं कई बार योगा कराती हूँ स्कूल में बच्चों को।
योगा कराते हैं, और ये है कि छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें बहुत काम आ जाती हैं। कभी भी बहुत पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, कोई भी। जी जी। तो जब आपने वहाँ से अलीगढ़ से ग्रेजुएशन अपना मुकम्मल कर लिया तो उसके बाद फिर आगे आपने ट्रेनिंग क्या की सोचा? मैंने DTU की वहाँ अलीगढ़ से। DTU भी अलीगढ़ से ही किया? जी, DTU डिप्लोमा टीचर्स उर्दू, और मौलम उर्दू भी किया अलीगढ़ से ही। तो मेरा DTU का तो बड़ा दिलचस्प सा सफ़र था जी। कि मेरा 2nd नंबर वाला बेटा, हम्म, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, और मुझे लगता था कि वहाँ मेरे कॉलेज में मिस शादाब कमर लिखा हुआ था, तो मैं बड़े ढीले ढीले से कुर्ते पहन के जाती थी क्योंकि लास्ट स्टेज थी। तो लगता था कि कहीं कोई लेक्चरर ये नहीं समझे कि क्या है ये। जी। फिर मैं बकरीद से एक दिन पहले स्कूल वहाँ अलीगढ़ से दिल्ली आई, और उसके बाद जो है रात को 12:30 बजे एडमिट हुई, और सुबह 7 बजे साहबजादे तशरीफ ले आए? तशरीफ ले आए। ओह, उसमें मेरी बड़ी भाभी राहत फातिमा थी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। शायद उनकी मदद नहीं होती तो मैं ये डिप्लोमा पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि सबसे बड़े वाले बेटे को उन्होंने रखना जी। और सब कुछ मेरे लिए तैयार करना, उन्होंने बहुत मेरी मदद। माशाल्लाह, बहुत खूब। देखिए दुनिया में कोई ना कोई फरिश्ता पैदा होता है, बिल्कुल। और ऊपर वाला हमारे लिए कोई ना कोई इंतजाम करता है। वो कौन है फरिश्ता हमारा, बस उसकी तलाश करने की ज़रूरत होती और है। माँ के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो मैं प्यार करती हूँ अपनी बड़ी भाभी को ही करती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनके लिए बहुत दुआएं करते हैं, और वो बहुत नेक फरिश्ता सिफत लेडी थी। जी, अल्लाह उनको गनी की रहमत करे। आमीन। और जब आप जाती थी वहाँ DTU करने के लिए तो उस वक्त आपको फिर काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होता होगा कि आप जी। की शादी भी हो चुकी है और आप प्रेग्नेंट भी हैं, और एक बहुत बच्चा भी घर और में एक था, बच्चा भी छोटा। घर में है। तो फिर क्या किस तरह के उस तरह जज्बात होते थे उस वक्त आपके? बस लगन थी कि हमें कुछ करना है और आगे बढ़ना है। बस उस वक्त ये होता था कि बस करते रहिए, चलते रहिए, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हासिल होगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे कुछ सवाल कर लिया हो आपके बच्चे के बारे में या शौहर के बारे में, शादी नहीं, के बारे कई में? बार ऐसा, अब जब मैं वो बेटे को लेके गई, 19 दिन का बेटा था मेरा जब मैं एग्ज़ाम देने गई, ओह, तो ये लगता था कि मतलब उसे फीड कराना होता था। तो मैं जल्दी से कॉलेज से घर भागती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा भूखा हो। उस दौरान भाभी मेरी रही। 19 दिन के बच्चे को आप जी। छोड़ करके एग्ज़ाम देने जा रही हैं। एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर और टेंशन अपने में ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, और फिर वैसे में बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे को छोड़ के जाना, यकीनन ये आपने, मैं तो कहूँगी, एक बहुत बड़ा मार्क असर किया आपने, बहुत बड़ा मार्क असर किया। और ये अल्लाह हिम्मत पाक। और हौसले की बात है, बिल्कुल। मैं दाद देती हूँ आपकी हिम्मत और हौसले को। और मैं तो अपने नाजरीन से ये भी कहती हूँ, अपनी बहनों से, कि देखें अगर आप भी हिम्मत से काम लेंगी, आपके अंदर भी हौसला होगा, तो आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकती कोई हैं। भी रुकावट नहीं आ सकती लाइफ में, अगर आपने एक अहम इरादा कर लिया है, मजबूत इरादा कर लिया है। तो आप ये बताएं कि आपको DTU ही करने का ख्याल क्यों आया? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं होम्योपैथिक कर लूँ और घर में क्लिनिक खोल के बैठ जाऊँ या कुछ और ऐसा करूँ? बस ये था कि टीचिंग करेंगे तो बच्चों की भी हेल्प होगी, अपने बच्चों को भी अच्छे पढ़ाएंगे, और जो बच्चे ऐसे हैं जो कि एजुकेशन नहीं ले सकते, स्कूलों में जाके उन्हें फ्री ट्यूशन भी दे सकते हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, इस तरह से। तो बहुत ही नेक ख्यालात थे आपके, इसीलिए अल्लाह ने आपको बरकत भी दी, अल्लाह ने हाँ, आपके माशाअल्लाह, जज्बे की कदर करते हुए आपको बहुत कामयाबी दी। और नाजरीन, वो क्या कामयाबियाँ हैं जिससे कि शादाब साहबा हमकिनार हुई, हम ज़रूर इसके बारे में तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, और हमें उम्मीद है कि आपको शादाब साहबा का ये अज़्म और ये हौसला ज़रूर पसंद आया होगा कि वो कॉलेज जाती हैं और उस वक्त वो प्रेग्नेंट होती हैं, और वो अपने आप को, अपनी इस कैफियत को छुपाने के लिए लूज़ गारमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं, और जब वो डिलीवरी के बाद बच्चा सिर्फ 19 दिन का होता है, उनके एग्ज़ाम्स की डेट आती है, तो वो बहाना ना बनाते हुए कि बच्चा इतना छोटा है, एग्ज़ाम कैसे दे, चलो एग्ज़ाम टाल देते हैं, वो एग्ज़ाम देने भी जाती हैं और जल्दी जल्दी पेपर ख़त्म करके वापस घर आती हैं ताकि बच्चे को फीड करा सकें। ये क्या किसी मार्का सर करने से हल करने से कम है? ये कोई मुजाहिदा ही ऐसा कर सकती है, और मैं इस मुजाहिदा को सलाम करती हूँ, और हमें उम्मीद है कि आप सब भी हमारे सलाम में हमारे साथ देंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, ताकि हमारी दूसरी बहनों को भी इससे हौसला मिल सके और वो भी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकें और आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही खट्टी मीठी बातों के साथ।
اللہ حافظ.